नमस्कार। आज हम एक ऐसे विरोधाभास की बात करने वाले हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ युद्ध खत्म करने का वादा और दूसरी तरफ उसी राष्ट्रपति की आदेश पर होती बमबारी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। ये वो वादा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान किया था। एक ऐसा वादा जो बहुत से लोगों को पसंद आया था कि अमेरिकी सैनिक घर वापस आएंगे और विदेशी युद्ध खत्म होंगे। अब उस वादे को याद रखिएगा और इस नंबर को देखिए, 622। ये क्या है? स्रोत के मुताबिक ये उन बमों की संख्या है जो उनके कार्यकाल के पहले सिर्फ 13 महीनों में 8 अलग-अलग देशों पर गिराए गए। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा राष्ट्रपति जो खुद को युद्ध विरोधी बताता है, वो 8 देशों पर बमबारी करता है और फिर उसी काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहता है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? तो चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी पैराडॉक्स की, यानी इस गहरे विरोधाभास की। यहाँ कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ वादा था सैनिकों को घर वापस लाने का, विदेशी युद्ध खत्म करने का। फिर आती है असल कार्रवाई। सिर्फ 1 साल के अंदर ही ईरान, इराक, सीरिया समेत 8 देशों पर हमला। और फिर एक और अजीब बात, सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि युद्ध रोकने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इस तरह के बर्ताव को कैसे समझा जाए। स्रोत इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, दादागिरी। दादागिरी मतलब धौंस जमाना, अपना रौब दिखाना। स्रोत का कहना है कि ये अमेरिकी विदेश नीति कूटनीति कम और मोहल्ले के गुंडे वाला रवैया ज्यादा है। और ये रवैया आता है 2 बड़ी ताकतों से। पहली है आर्थिक ताकत। पूरी दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, तो मतलब सबको अमेरिका की जरूरत है। और दूसरी है सैन्य ताकत। दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा परमाणु बम, सब इनके पास। और ये ताकत कैसे इस्तेमाल होती है, उसका एक पैटर्न देखिए। स्रोत बताता है कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान जैसे देशों से खुश नहीं थे, लेकिन रूस के पुतिन या चीन के जिनपिंग जैसे ताकतवर नेताओं पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। मतलब एक पैटर्न साफ दिखता है। और ये दादागिरी या कह लें कि दोहरा रवैया परमाणु हथियारों के मामले में तो और भी साफ हो जाता है। स्रोत इसे दोगलापन कहता है। यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा किया गया है। वो ये कि इतिहास में सिर्फ एक ही देश है जिसने किसी दूसरे देश पर परमाणु बम गिराया है, हिरोशिमा और नागासाकी में, और वो है अमेरिका। वही अमेरिका जो आज दुनिया को बताता है कि किसके हाथ में परमाणु हथियार होने चाहिए और किसके नहीं। और ये दोहरा मापदंड इस टेबल में साफ दिखता है। जब ईरान परमाणु कार्यक्रम बनाता है तो अमेरिका दुश्मन बन जाता है, प्रतिबंध लगाता है, हमला करता है। लेकिन जब उसका दोस्त इजराइल परमाणु हथियार रखता है तो अमेरिका चुप रहता है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, लेकिन अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाता। मतलब नियम सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। तो अगर परमाणु कार्यक्रम रोकना असली वजह नहीं थी, जैसा कि स्रोत का तर्क है, तो फिर ईरान पर हमले का असली कारण क्या था? ईरान पर हमले को समझने के लिए स्रोत हमें 1945 के बाद के अमेरिकी हस्तक्षेपों को देखने के लिए कहता है। कोरिया में युद्ध बराबरी पर छूटा, वियतनाम से भारी नुकसान के बाद वापस हटना पड़ा। इराक में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन देश को बदहाल छोड़ दिया और वहां कोई WMDs भी नहीं मिले। और अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान को वापस सत्ता में छोड़कर निकलना पड़ा। तो फिर ईरान में ऐसा क्या खास था? हमला करने का यही सही वक्त क्यों था? स्रोत का कहना है कि आधिकारिक तर्क तो बस बहाने थे, असली वजह कुछ और थी, जो नीति से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी थी। हुआ ये कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव बना रहे थे। उसी वक्त अमेरिका में मध्यावधि चुनाव आने वाले थे और ट्रंप की लोकप्रियता घट रही थी। तो ट्रंप ने अपने सलाहकारों से पूछा, क्या ईरान पर हमला करने से मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी? सलाहकारों ने मना तो किया, लेकिन कोई गारंटी नहीं दी। और आखिर में नेतन्याहू के दबाव और एक राजनीतिक जीत की उम्मीद में ट्रंप ने हमले का आदेश दे दिया। तो इस राजनीतिक फैसले का नतीजा क्या निकला? दुनिया पर इसका क्या असर हुआ? नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। ये हमला ईरान में कोई विद्रोह नहीं भड़का पाया। ईरानी गार्ड अपनी सरकार के प्रति वफादार बने रहे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में ही इस हमले के खिलाफ माहौल बन गया।
स्रोत में एक सर्वे का जिक्र है जो दिखाता है कि ज्यादातर अमेरिकी इस हमले के खिलाफ थे, और जब 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आए तो ये विरोध और भी बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को खुद मानना पड़ा कि ये लड़ाई हफ्तों तक चल सकती है, जिसमें और भी जाने जा सकती हैं। इसने न केवल उस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को एक ज्यादा अस्थिर और खतरनाक हालात में डाल दिया। इस पूरी कहानी के बाद स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक वैश्विक महाशक्ति होने और, जैसा कि स्रोत कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा दादा होने के बीच आखिर वो महीन सी लकीर कहाँ है।